नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमें ऋषिपाल शर्मा आप पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज व्यवस्था की जो बुक है उसके लिए। तो इसमें हम केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ेंगे। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। तो इसके अंतर्गत ये 21वां चैप्टर 20वां चैप्टर है हमारा, और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था का जो मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत का विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु दो अनुच्छेद 74 और 75 इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद के संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ और वेतन भत्तों से संबंधित है। तो संवैधानिक जो प्रावधान है वे क्या हैं? तो आर्टिकल जो 74 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसमें पहला बिंदु है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजे गए राष्ट्रपति उसकी सलाह एवं अनुसार कार्य करेगा। दूसरा इसका जो बिंदु है वो है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। फिर है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91 संविधान संशोधन विधेयक 2000 द्वारा किया गया। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। इसमें क्या है? इसमें पहला बिंदु है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। उसी प्रकार अभिव्यक्ति होंगी
दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा प्रपत्र की वैधता पर इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्रवाइयों को सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। आर्टिकल 78 कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा पहला कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करें। नेक्स्ट इसका कर्तव्य होगा कि संघ प्रशासन आदि संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करें। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज दे। आर्टिकल 88 कहता है सदन में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने के अधिकार होंगे। उसे दोनों सदनों में संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो उसकी बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। फिर है मंत्रियों द्वारा ली गई सलाह की प्रकृति। मंत्री द्वारा ली गई सलाह की प्रकृति में अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह उपबंध राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच अंतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन के होने के पश्चात मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अतः राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह के नहीं कर सकता। बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। पुनः 1974 में न्यायालय ने कहा जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिमंडल की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग और कार्य करता है। अब मंत्रियों की नियुक्ति की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका अर्थ यह राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। इसे देखते हैं। मंत्री ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में कहता है मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्व और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, भय या पक्षपात अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति तथा व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगा। 1990 में देवीलाल द्वारा उप प्रधानमंत्री के शपथ के इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह असंवैधानिक है और संविधान में केवल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का उपबंध है। उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ को वैध ठहराते हुए कहा, किसी व्यक्ति की उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है और ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती। इसमें कहा गया, किसी मंत्री की उप प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी प्रकार के मंत्री जैसे राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो कि संविधान में वर्णित नहीं है, उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करती यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। एक मंत्री एक संसद सदस्य को दी जाने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषय भत्ते उसके पद के अनुसार मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि भी प्राप्त करता है। सन 2001 में प्रधानमंत्री का व्यय विषय भत्ता बढ़ाकर 1500 से ये 1.5 लाख होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए प्रति माह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए 1000 से 2000 रुपये प्रति माह, राज्य मंत्री के लिए 500 रुपये से 1000 और उपमंत्री के लिए 300 से 600 रुपये प्रति माह कर दिया गया। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौखिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों के उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वे एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल होंगे, त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि संसद जनमत का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व नहीं करता और नए चुनाव की मांग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री व अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं। यहाँ तक कि यदि मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध हैं, सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे मंत्रियों के निर्णय को माने तथा संसद के बाहर भीतर उसका समर्थन करें। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। पूर्व में कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के साथ अपने मतभेद के चलते कई बार त्यागपत्र दिए। उदाहरण के लिए 1953 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्यागपत्र दे दिया था। DC देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया। आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला तलाक के बचाव का अधिकार अधिनियम 1986 के विरोध में त्यागपत्र दिया था। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या मामला है? यह है कि अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर भी
हटा सकता है। विचारों के मतभेद के कारण अथवा मंत्री के कार्यों को संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सिद्ध भी करता है। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाया, सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जब तक कि हम ऐसे कार्यालय को निर्मित ना करें और उसे मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्तियां प्रदान ना करें, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता। अब है कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है तथा अन्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटेन में ये मुहावरा विधिक रूप से मान्य है, राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की जांच भी न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। उसके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, वेतन तथा राजनीतिक महत्व। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी होता है। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। कैबिनेट के सदस्य होते हैं, इनकी बैठक में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इसके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर है। राज्य मंत्रियों के मंत्रालय या विभागों को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा इन्हें कैबिनेट मंत्री के सहयोगी बनाया जा सकता है। सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है अथवा मंत्रियों से संबंधित कोई विषय कार्य सौंपा जा सकता है। दोनों ही मामलों में कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा उनकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपने मंत्रालय को कार्य व कैबिनेट की तरह पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। हालांकि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते। वे तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक कि उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए। इस क्रम में अगला क्रम उपमंत्रियों का है। उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक श्रेणी भी होती है और श्रेणी जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है। उनके पास कोई विभाग नहीं होता। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि 1967 में राजीव गांधी सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया। कई बार
मंत्रिपरिषद कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। यह एक दूसरे से अपनी संरचना, कार्यों, भूमिका के कारण भिन्न है। ये अंतर तालिका में देखते हैं। मंत्रिमंडल की भूमिका, यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। एक केंद्र सरकार के मुख्य नीति निर्धारक अंग है। एक केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है। देखो, एक तरफ है मंत्रिपरिषद, एक तरफ है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या बवाल है वो समझेंगे। मंत्रिपरिषद होती, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल जो होता है वो है एक लघु निकाय जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें मंत्रियों की श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः ये मंत्रिपरिषद का एक भाग है। यह सरकार कार्य हेतु साथ साथ बैठक नहीं करती। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। ये सभी शक्तियां प्राप्त है, परंतु कागजों में। यह वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर कैसा होता है, बाध्यकारी होता, मानना ही मानना है। फिर है, यह मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन को देख रेख करता है। 7वां पॉइंट है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण भारत प्रधानमंत्री समय समय और स्थिति को देखकर करता है। ये ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसमें विधायी मंजूरी प्राप्त है। अतः वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। इसमें उपमंत्री भी शामिल होते हैं। बात करें अगर मंत्रिमंडल की, तो यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णय को अनुपालन की देखरेख करता है। 7 बिंदु है जो वो है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 332 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। अतः ये संविधान के मूल रूप में शामिल नहीं होता। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्री की परिषद, जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया, इसके कार्यों व शक्तियों का विवरण नहीं दिया जा सकता। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सामूहिक रूप से यह मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी
को लागू करता है। चौथे नंबर की बात करें मंत्रिमंडल की भूमिका में, तो यह प्रशासन की मुख्य समन्वयक है और यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधन और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। यह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। यह उच्चतम स्तर पर जैसे कि संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। यह विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखती है। भूमिका का अगर वर्णन हम देखें तो कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है। इसमें प्रमुख इस प्रकार हैं। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।